नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। लॉ कमीशन की ओर से यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगे जाने के बाद से इसका विरोध शुरू हो गया है। संभल के एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यूसीसी पर सवाल उठाए और इसके विरोध का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अलग पर्सनल लॉ से सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी सरकार को ऐतराज है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम और नफरत की पॉलिसी है। सरकार ने देश को नफरत की आग में झोंक दिया है। ये तमाम बातें शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से कही गई। सामाजिक ढांचे पे हजारों कितना जमाना हो गया जब दुनिया बनी है, तो जब से कोई किसी को कोई इतराज नहीं था। आज ये बीजेपी की गवर्नमेंट को इतराज है बस। तो ये बिल्कुल गलत है कि उसकी वजह से ये आपस में मेलजोल नहीं हो पा रहा, बल्कि उनकी पॉलिसी के एतबार से बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, नफरत की पॉलिसी है। उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है, बिगड़ा हुआ है, हालात बिगड़े हुए हैं। इधर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें इसका हक दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पर्सनल लॉ हैं और अगर इसको खत्म करेंगे तो हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के एक और सांसद ने यूसीसी का विरोध किया है। हिदायतें दी हैं, हम उसे ही फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है उसको शरीयत के हिसाब से देगा। इससे किसी को तकलीफ क्यों है? आखिर मेरा यह ऑब्जेक्शन है कि हम मुसलमान अल्लाह के अहकामात को जो कुरान पाक में साफ साफ लिखे हैं उसको फॉलो करते हैं। इन अहकामातों से किसी दूसरे को कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारे पर्सनल लॉज हैं। इसको अगर ख़त्म करेंगे तो इसका हम ज़बरदस्त विरोध करेंगे। और इधर जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुस्लिम समाज पर्सनल लॉ को ही मानेगा, लेकिन यूसीसी का विरोध सड़कों पर उतरकर नहीं किया जाएगा, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए हमें यह मंजूर नहीं है। नहीं, हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और ख़ास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं और हम उसी को रहना रखना चाहते हैं। ये ऐसी चीज़, लेकिन हम इसके खिलाफ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि फिरका परस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का यह कहना है कि जल्द ही सही वक्त पर यूसीसी लाया जाएगा। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। ये देखिए, मैं कह सकता हूं कि ये भी अध्यादेश समय पर आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, इसके लिए समय का इंतजार करिए। जब समय होगा तो ये भी आएगा। लेकिन सर, वो कह रहे हैं कि देश मतलब हम लोग शरीयत से चलने वाले शरीयत ही मानेंगे। ये शरीयत से देश नहीं चलता है, देश कानून से चलता है और कानून से चलेगा। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसदों की बात करें या फिर जमीयत की तरफ से जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम सड़कों पर उतरकर तो विरोध नहीं करेंगे, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आम सहमति बन कैसे पाएगी, रायशुमारी हो कैसे पाएगी?
और देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कॉमन सिविल कोड को लेकर रायशुमारी की गई थी और फिर 22 में वित्त आयोग ने एक बार फिर लोगों से बीते बुधवार को राय मांगी है इस पर। ज्यादातर चाहे बार एसोसिएशन की बात करें, काउंसिल्स की बात करें, उन लोगों की ये बात है कि संविधान में भी इस बात का जिक्र किया गया था और इस बात का प्लेस दिया गया था कि जब भी राज्य सरकार चाहेंगी तब वो कॉमन सिविल कोड को लागू कर सकेंगी। ये संविधान के अनुच्छेद 44 में पहले से ही जिक्र है और खुद संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने भी इस कानून का समर्थन किया था और उन्होंने इस बात को यह कहा था कि ये स्वैच्छिक होगा, अगर लोग चाहते हैं तो इसे लागू कर लें, इस कानून में कोई बुराई नहीं है। जैसा कि जमीयत उलेमा हिंद हो या फिर एसपी सांसद एसटी हसन का बयान हो। जमीयत उलेमा हिंद ये कह रही है कि जो संविधान में अनुच्छेद 25, 29, 30 में धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी दी गई है वो कॉमन सिविल कोड से बाधित होगी। लेकिन ये इस धारा जो अनुच्छेद 44 है उसमें ये स्पष्ट है कि किसी भी धार्मिक जो क्रियाकलाप है उन पर ये कॉमन सिविल कोड नहीं लागू होता है, वो प्रभावित नहीं होंगे। हर धर्म के अनुयायी अपने हिसाब से पूजा कर सकेंगे, अपने हिसाब से पाठ कर सकेंगे। लेकिन जो कानून है जो विभिन्न धर्मों में अलग है, अगर किसी वर्ग विशेष में, धर्म विशेष में कोई गलत कानून है और उसका किसी पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। देश में एक संविधान, एक कानून रहेगा। जैसा कि आपने देखा, चाहे वो तलाक का मामला हो या फिर जो अन्य शरीयत में कानून है उन पर जरूर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको, जैसा कि भारत के संविधान में इस बात का जिक्र है कि हर धर्म के अनुयायी को उसकी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने की छूट है, उसे अपने तीज त्योहार मनाने की छूट है, वो तब भी जारी रहेगा कॉमन सिविल कोड के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि अगर कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो हमारी धार्मिक आजादी छीनेगी, जबकि यह सरासर गलत है। ठीक है राजीव, फिलहाल भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रम कैसे दूर होगा ये देखने वाली बात होगी। सुनील, देखिए केंद्र सरकार ने तो अभी शुरुआत की है, रायशुमारी की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की बात करें तो वहां ड्राफ्ट करीब करीब तैयार हो गया है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ड्राफ्ट के लिए बनाई गई कमेटी अपनी बात सही तरीके से हर धर्म के लोगों तक या खासतौर से मुस्लिम धर्म के लोगों तक, धर्मगुरुओं तक पहुंचा नहीं पा रही है, समझा नहीं पा रही है, या फिर वो समझने को तैयार नहीं है। देखिए अमित, जहां तक मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उत्तराखंड में अभी तक विरोध के ऐसे कोई स्वर यहां पर नहीं सुनाई पड़े। सीधे तौर पर स्टेट लेवल पर अगर मैं बात करूं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहां पर तैयारी हो रही है, पिछले लंबे समय से जो विशेषज्ञ कमेटी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, वो कई दौर की मीटिंग कर चुकी है, सामान्य लोगों के साथ भी, अलग अलग समुदायों के साथ भी, एक्सपर्ट लोगों के साथ भी, कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा ये कैसा होना चाहिए ताकि ये सर्वधर्म सर्व समाज के लोग इसमें समाहित हो सके। उत्तराखंड में करीब करीब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट है वो अपने अंतिम चरण में है और हो सकता है कि 1-2 हफ्तों के भीतर जो विशेषज्ञ कमेटी है जो कई दौर की मीटिंग यहां पर कर चुकी है वो शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दे, यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट है उसको सरकार को सौंप दे। इसके कुछ मोटे मोटे हाईलाइट्स जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारे सूत्रों से जानकारी आई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि खासकर जो कॉमन सिविल कोड है उसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसको उत्तराखंड सरकार जिसका ड्राफ्ट तैयार कर रही है उसमें बहुविवाह प्रथा पर, यानी कि बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ लड़कियों की जो शादी की उम्र है अभी तक 18 साल हुआ करती है, लेकिन राज्य सरकार चाहती है चूंकि लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया जाए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ये उम्र भी बढ़ाकर इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत 21 साल की जा सकती है। इसके साथ साथ उत्तराधिकारी में लड़कों को जो अधिकार मिलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये मेंशन हो सकता है कि लड़कियों को भी उत्तराधिकार पाने का बराबर का अधिकार इसमें शामिल हो। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से कंप्लीटली रोक लगाने की बात भी सोर्सेज के हवाले से आप जितनी बातें बता रहे हैं सुनील, इसमें विरोध जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या स्टैंड रहता है तमाम मुस्लिम संगठनों का और साथ ही साथ जमीयत का क्या स्टैंड रहता है, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कल होने वाले इंटरनेशनल योग दिवस को शानदार तरीके से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि योग बीमारियों से दूर रखता है, इससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, इसलिए सभी को योग करना चाहिए। योग करना, वर्जिश करना
ये इंसान की सेहत के लिए बहुत बेहतर है। इससे दिलो दिमाग तरोताज़ा रहता है और जिस्म की कैफियत और हालत बेहतर होती है। बीमार नहीं पड़ता है, बहुत कम बीमारी उसको लाहिक होती है। तो इसलिए कल योगा दिवस को कामयाबी के साथ मनाएं। तमाम मदरसों में, मकतबों में, इस्लामी संस्थाओं में, स्कूल और कॉलेजों में मनाना चाहिए। और ख़ास तौर पर मदरसों में वो बच्चे जो नया नया दाखिला होता है, उनकी सेहत पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। लखनऊ में मायावती ने कल पार्टी की बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ऑफिस में बैठक बुलाई गई है। बैठक में चुनाव की रणनीति को लेकर मायावती अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगी। मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बहुत अहम हो जाएगी बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसमें पदाधिकारियों के साथ 2024 की रणनीति को लेकर चर्चा के साथ साथ बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से तमाम निर्देश दिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कल ये बैठक पार्टी कार्यालय में बुलाई गई है। 2024 की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, चिंतन मंथन का दौर चलेगा। उसके बाद पार्टी प्रमुख की तरफ से निर्देश भी दिए जा सकते हैं कि कैसे हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी की नीति और नियत से वोटर्स को रूबरू करवाना है और 24 की रणनीति को जमीन पर उतारना है। एक बड़ी खबर लखनऊ से है। हाजी इकबाल पर एक्शन हुआ है। हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क हुई है। सहारनपुर पुलिस ने यह संपत्ति कुर्क की है। 11 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। हाजी इकबाल पर एक और एक्शन देखने को मिला है। संपत्ति की कुर्की की गई है। सहारनपुर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। 11 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। तो हाजी इकबाल एंड फैमिली पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इससे पहले भी कई करोड़ की संपत्ति जब्त और कुर्क की जा चुकी है। एक बार फिर से कुर्की का एक्शन देखने को मिला है। सहारनपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर पुलिस ने लखनऊ में कुर्की की इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस एक्शन को लेकर? देखिए, हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मौजूद हैं। विशाल खंड में ये बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट में एक प्रावधान होता है 14(1), उसके तहत ये संपत्ति कुर्क की जा रही है। अपराध से, असामाजिक कार्यों से अगर किसी भी अपराधी ने कोई संपत्ति कमाई है और वो उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी बनाया जाता है, वो फरार चल रहा होता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाती है। लिहाजा सहारनपुर पुलिस आज यहां लखनऊ पहुंची है। विशाल खंड इलाके में बसपा के पूर्व एमएलसी रहे हाजी इकबाल उर्फ बाला की संपत्ति को कुर्क कर रहा है। एक आलीशान कोठी है जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सहारनपुर पुलिस ने हाजी इकबाल पर करीब 11 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, जिसमें दूसरों की संपत्ति कब्जाना है, रंगदारी वसूलना है, किसी को बंधक बनाना है, डकैती, दुष्कर्म जैसी धाराओं में करीब 45 मुकदमे हाजी इकबाल पर दर्ज हैं। हाजी इकबाल फिलहाल फरार चल रहा है। 1 लाख का इनामी। हमारे साथ सहारनपुर पुलिस के वो पुलिस अफसर हैं जो कार्रवाई के लिए आए हैं। दरोगा जी, क्या कार्रवाई यहाँ पर हो रही है? इसकी जो प्रॉपर्टी है, क्या कहते हैं, यहाँ गोमती नगर उसमें क्या नाम विशाल खंड में इस 14 की कार्रवाई के अंदर जब्तीकरण हो रहा है। तो किसकी है ये? हाजी इकबाल उर्फ बाला की है। ये सहारनपुर जिले में थाना मिर्जापुर का रहने वाला है। तो किसके प्रावधान के तहत हो रही है कार्रवाई? ये क्या कहते हैं, जब्तीकरण है, मतलब गुंडा माफिया है, इसने अर्जित की है, मतलब जो प्रॉपर्टी अवैध तरीके से। तो अभी यहाँ पर आवास पर कोई है, क्या स्थिति है, कुछ बताएंगे? आवास पर तो ताला लगा है प्रेजेंट टाइम। तो आप यहाँ पर क्या इसको सील करके जाएंगे? हाँ, सील करेंगे। तो आप देख सकते हैं की तरफ से हो रहा है चौधरी कार्रवाई सब यहाँ की पुलिस की तरफ से हो रही है। देखिए ये वहां से आदेश लेकर आए हैं। गोमती नगर पुलिस राजधानी लखनऊ की, वो इनको यहाँ असिस्ट कर रही है और ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं, ये दिखा दें, 1 मिनट अभी लगाते हैं तो हाँ, फोटो ले लेना। हाँ। और ये जो हाथ में आदेश लेके आए हुए हैं, किसके तहत कार्रवाई हो रही है?
लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं मकान में ताला बंद है, चूंकि वो फरार चल रहा है। हाजी इकबाल 1 लाख का उसके ऊपर इनाम भी है। हाजी इकबाल के 4 बेटे और उसका एक भाई जो भी MLC रह चुका है वो फिलहाल जेल में है। लेकिन शासन 2 बातें ऋषभ जल्दी से और बताइए कि हाजी इकबाल के आपराधिक इतिहास के बारे में दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, और क्या इस संपत्ति के अलावा भी कुछ और संपत्तियां हैं राजधानी लखनऊ में जो चिन्हित की गई हैं, वहां पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, हाजी इकबाल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक ताकतवर कद्दावर नेता माना जाता था। सहारनपुर उत्तराखंड तक एक बड़ी बेल्ट में उसका अवैध खनन का कारोबार था। लेकिन 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, उसके बाद से ताबड़तोड़ मुकदमे कायम होने शुरू हुए हाजी इकबाल के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके 4 बेटे, उसके भाई के ऊपर। और इसमें ज्यादातर जो मुकदमे हैं वो अवैध खनन, दूसरों की संपत्ति कब्जाने, रंगदारी वसूलने, हालांकि डकैती और दुष्कर्म जैसी धाराओं में भी, हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में भी हाजी इकबाल पर करीब 45 मुकदमे दर्ज हैं। हाजी इकबाल के 4 बेटे और एक उसका भाई जो पूर्व MLC है वो फिलहाल जेल में बंद है। लेकिन हाजी इकबाल फरार चल रहा है, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम है। एक सख्त संदेश देने की कोशिश हुई है। 500 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति चिन्हित कर ली गई है हाजी इकबाल की। प्रदेश में नोएडा में चिन्हित है, सहारनपुर में है, लखनऊ में भी। लखनऊ में फिलहाल उसकी यही एक संपत्ति है जिसका 11 करोड़ रुपए जो मार्केट रेट है वो बताया जा रहा है, उसको आज यहां पर जब्त किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर गैंगस्टर के खिलाफ कड़ा एक्शन देखने को मिला है। मनोज आसिक की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है। CP लक्ष्मी सिंह ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर नोएडा से हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर के खिलाफ यहां पर कड़ा एक्शन देखने को मिला है। मनोज आसे की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। 1 लाख का इनामी है मनोज आसे। इसके अलावा एक जानकारी ये भी है कि जिस फ्लैट को कुर्क किया गया है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और गौतम बुद्ध नगर की CP लक्ष्मी सिंह की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक और गैंगस्टर पर एक्शन देखने को मिल रहा है। मनोज आसी की ये प्रॉपर्टी यहां पर कुर्क कर दी गई है। नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बताइए इस कार्रवाई के बारे में और क्या जानकारी, और साथ ही गैंगस्टर मनोज आसी के बारे में और डिटेल्स में बताइए। जाहिर तौर पे देखिए, आपको बता दें 1 लाख रुपए का ये इनामी है मनोज आसे, और इस समय हम उसी फ्लैट के बाहर हैं जहां लेक्विंटा टावर 2 है। इसके 6ठे माले पे उसका फ्लैट है जिसको अभी सील किया गया है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसके ऊपर करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी और अवैध कब्जे के तमाम मुकदमे दर्ज थे। और अब कुछ दिन पूर्व उसकी मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया था ग्रेटर नोएडा पुलिस ने, और अब आज उसकी प्रॉपर्टी चिन्हित की है जो उसके पत्नी के नाम थी। जो अनुमानित कीमत है NRI सिटी में जो प्रॉपर्टी है वो बताई जा रही 2.5 करोड़ है। और आप देखेंगे मुनादी भी कराई जा रही है, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि यहाँ जो प्रॉपर्टी है ये अब शासन प्रशासन ने कुर्क कर ली है, इसको बेचा नहीं जा सकता है। लिहाजा इस तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर लोगों को बताया भी जा रहा है। एडिशनल DCP है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आज कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के बारे में डिटेल बताएं। जैसा कि अभी आपने देखा है, ये मनोज आसे जो कि इमलिया का थाना इकोटेक फर्स्ट का रहने वाला है, इसके विरुद्ध 16 अभियोग जो हत्या के प्रयास, एक्सटॉर्शन और लूट के दर्ज थे। इसके द्वारा जो अवैध अर्जित संपत्ति का चिन्हीकरण करके हम लोगों ने DCP ग्रेटर नोएडा महोदय के माध्यम से आख्या पुलिस कमिश्नर महोदय गौतम बुद्ध नगर को प्रेषित की गई थी। इस चिन्हित संपत्ति फ्लैट की कीमत लगभग 2.5 करोड़ है, जो कि मनोज आसे ने अवैध रूप से अर्जित करके अपनी पत्नी के नाम से क्रय किया था। कुछ और भी प्रॉपर्टी आप लोग देख रहे हैं? इनकी अन्य प्रॉपर्टियों का भी चिन्हीकरण हम लोग कर रहे हैं। गैंगस्टर पे इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? हाँ, गैंगस्टर एक्ट में जो आख्या हम लोगों ने प्रेषित की थी, उसी आख्या पर पुलिस आयुक्त महोदया गौतम बुद्ध नगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इस संपत्ति को कुर्क किया गया था, और इस कुर्की को आज हम लोगों ने अमली जामा पहनाया। तो जाहिर तौर पे कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर और माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि उनको आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।